The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पर आप लोग काइनेटिक्स पढ़ते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन की, यानी कि आप लोग इंटरेस्टेड होते हो जानने में कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, अगर ये स्लो है तो मैं इसको फास्ट कैसे करूँ, ज़्यादा फास्ट है तो मैं इसको स्लो कैसे करूँ। इन सभी चीज़ों की बात आप लोग करते हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो आपने सबसे पहले कहा कि आपके पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो सिंपल भी हो सकती है और आपके पास वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। जनरली जो आपके पास रिएक्शंस होती है नेचर के अंदर वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, लेकिन हम लोगों ने अपने काइनेटिक्स के अंदर सबसे पहले जो आपके पास सिंपल रिएक्शन थी, जैसे कि आपके पास जीरो ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की हो गई, आपने इन सिंपल रिएक्शंस के लिए काइनेटिक्स को पढ़ा। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपने कहा कि आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है रिएक्टेंट से, लेकिन वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। तो उस केस के अंदर आपके पास काफ़ी सारी रिएक्शंस हो सकती है, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस हो सकती है, चेन रिएक्शंस हो सकती हैं, पैरेलल रिएक्शंस हो सकती हैं, आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती है। तो उन सभी चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट किया था कि आखिर आपकी कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या है, और कंसेक्यूटिव रिएक्शन की काइनेटिक्स, यानी कि आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी को कैलकुलेट करना आप लोगों ने सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर कैसे आप लोग अपने अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो। उनके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए जो आपके प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर आपके IIT जैम के अंदर आए हुए हैं। आज ही क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपकी चेन रिएक्शंस क्या होती हैं और चेन रिएक्शन के लिए आप लोग किस तरीके से काइनेटिक्स को कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या और कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या। उन सभी चीज़ों की बात करेंगे आज ही क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of chemical kinetics। और अभी तक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग अपनी जो बेसिक आपके पास केमिकल रिएक्शंस थी, जैसे कि आपके पास जीरो ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई या फिर सेकंड ऑर्डर की हो गई, तो उस केस के अंदर आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी के लिए आप लोगों ने वहां पर डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को याद किया था, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आप लोग किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपने कहा कि जनरली जो रिएक्शन आपके पास नेचर के अंदर होती है, जनरली जो भी रिएक्शन आप लोग करते हो, चाहे वो लैब के अंदर करो या फिर कहीं पर भी करो, वो रिएक्शन आपके पास मल्टी स्टेप होती है, वो आपके पास सिंपल रिएक्शन नहीं होती। इसलिए आप लोगों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी काइनेटिक्स को पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने लिया था कि आपकी कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए आप किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ली थी फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल कंसेक्यूटिव रिएक्शन, जो कि आपकी सबसे बेसिक थी। आपके पास वहां पर एक इंटरमीडिएट था और दो आपके पास स्टेप थे। सबसे सिंपल और सबसे छोटी कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए आप लोगों ने बात की थी, जो कि आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। हम बस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ताकि एक कनेक्टिविटी मिल जाए कि किस कनेक्शन के साथ आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, सबसे सिंपलेस्ट कंसेक्यूटिव रिएक्शन पड़ी थी, जिसके अंदर आपके पास क्या थे, दो स्टेप थे और आपके पास क्या था, एक इंटरमीडिएट था। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने फॉर्मूले को डिराइव कर लिया था, आपके पास फॉर्मूले निकल कर आ गए थे, और आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, तीनों की चीज़ों यानी कि रिएक्टेंट का भी, इंटरमीडिएट का भी और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो एट एनी टाइम टी, अगर आप लोगों को रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे। तो रेट कॉन्स्टेंट आपको जनरली एग्जाम के अंदर गिवन होते हैं, तो आप लोगों को उसके हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन सी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब रेट कांस्टेंट आप लोगों को गिवन होते हैं, वो इसलिए आपको गिवन होते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही आप लोग रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास लैब के अंदर आप लोग बैठे हुए, जैसे जितने भी प्रैक्टिकल आप लोग लैब के अंदर करते हो केमिकल काइनेटिक्स के रिलेटेड, तो उसके अंदर आप लोग रेट कांस्टेंट को ही कैलकुलेट करते हो, लेकिन एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको रेट कांस्टेंट वो दे के रखेगा, और उसके बाद आप लोगों से कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी या सी आपसे पूछ लेगा, या फिर वो आपको रिवर्स भी दे सकता है, यानी कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए आपको दे देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, टाइम दे देगा, और उस केस के बाद वो आपसे रेट कांस्टेंट भी पूछ सकता है। तो बस आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और
अपने आंसर्स को निकालना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कैलकुलेट कर ली थी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी, उसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूले को याद किया था और इन फॉर्मूले को आपको एज इट इज़ याद ही करने हैं। अगर आप लोग डिराइव करने बैठोगे एग्जाम के अंदर तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो याद करने के लिए सबसे सिंपल सी बात थी, आप लोगों के पास रिएक्शन कैसी थी, फर्स्ट ऑर्डर की थी। तो जो आपका ए है, जो आपका रिएक्टेंट है, वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही बिहेव करेगा। तो वहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस k1t। ये चीज़ आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ बी को याद करना है, यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट है उसकी किसी भी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है, उसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, ए नॉट अपॉन में k2 माइनस k1 इनटू में k1 ई रेज़ टू द पावर माइनस k1t माइनस k1 ई रेज़ टू दी पावर माइनस k2t। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, k1 था। लेकिन अगर मैं c के लिए बात करूँ, इनके प्रोडक्ट के लिए बात करूँ, तो वो आपके पास हो जाएगा a नोट माइनस का a नोट अपॉन में k2 माइनस का k1 इनटू में k2 ई रेज़ टू दी पावर माइनस k1t माइनस का k1 ई रेज़ टू दी पावर माइनस k2t। लगभग इनका फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर आपके पास k2 आ जाएगा। जब आपके पास यहाँ पर k1 है तो यहाँ पर k2 आएगा, यहाँ पर आपके पास k2 है तो यहाँ पर k1 आएगा। बाहर आपने k2 माइनस का k1 किया है तो यहाँ पर भी आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, k2 से ही स्टार्ट करोगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर k1 माइनस का k2 लिख दिया तो आप लोगों को ये वाली टर्म पहले लिखनी पड़ेगी और ये वाली टर्म आपको बाद में लिखनी पड़ेगी। तो आप किसी भी फॉर्मेट के साथ इसको याद कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे आप लोग इन चीज़ों को याद कर सकते हो वो आपके ऊपर है। मैंने कुछ तरीके बताए थे आपको कैसे आप लोग इनको याद कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों को इन फॉर्मूलेस के अंदर कोई दिक्कत है, कैसे हम लोगों ने इसे ड्राइव किया है, तो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर देख सकते हो, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन के लिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए आप लोग किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी को कैलकुलेट करते हो। और इन सभी फॉर्मूलेस को हम लोगों ने डिराइव किया था। उसके बाद आप कह रहे थे कि आपका जो इंटरमीडिएट है इसकी एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है उसके लिए भी आप लोगों ने फॉर्मूले को याद किया था और वो फॉर्मूला आपके पास था ए नोट k2 अपॉन k1 की पावर k2 अपॉन k1 माइनस का k2। इस फॉर्मूले को भी हम लोगों ने वहां पर याद किया था। उसके बाद किस टाइम के ऊपर आपका इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, यानी कि टी मैक्स क्या होगा, उसके फॉर्मूले को भी हम लोगों ने याद कर लिया था, ln k1 माइनस ln k2 अपॉन में k1 माइनस का k2। आप लोग इसे इस फॉर्म में याद कर रखो या फिर इस फॉर्म में याद रखो, और अगर आप लोग की टर्म में लेकर जाओगे तो आप लोगों को 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप किसी भी फॉर्म के अंदर याद रखो, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कंसेक्यूटिव रिएक्शन के अंदर पहला पोर्शन आपका ये था जो कि आपके पास सबसे सिंपलेस्ट थी, फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन। उसके लिए आप लोगों को 5 फॉर्मूले याद करने हैं और ये पांचों की पांचों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर, और टाइम बचाना एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पढ़ आप सब कुछ लोगे, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये हमने कब पढ़े, जब आप लोग कह रहे थे कि आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन के अलावा अगर आपके पास कोई और कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो, जैसे कि आपके पास इंटरमीडिएट एक से ज़्यादा हो, या फिर आपके इंटरमीडिएट 1, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप के अंदर आपके इन्वॉल्व हो रहे हो, उस केस के अंदर आप लोग कैसे इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को, इंटरमीडिएट के फॉर्मूले को याद करोगे। तो अब जैसे हम लोग इसके लिए ड्राइव करते थे वैसे हम लोगों ने ड्राइव करने की सोची, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, तो आपने यूज़ किया अपने अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को। आपने अप्रोक्सीमेशन मेथड को 2 कैटेगरी के अंदर पढ़ा। पहला आपने पढ़ा था प्री इक्विलिब्रियम, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखिए बेसिकली आपके पास अप्रोक्सीमेशन मेथड सिर्फ एक ही होता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। प्री इक्विलिब्रियम सिर्फ इसी का एक क्या है, पार्ट है। अब मैं इसको अलग से क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में इस तरीके से आते हैं जहां पर आप लोग डायरेक्टली प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगा सकते हो, और अगर आप लोगों ने इस कंडीशन को लगाया तो आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा और आपका टाइम यहां पर भी बच सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, प्री इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। और प्री इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट का ही क्या है, एक पार्ट है। तो प्री इक्विलिब्रियम को कब लगाना है, जब आपके पास कोई भी कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस हो और आपके पास जो इंटरमीडिएट है, जैसे कि अगर आप लोग इसके ओवरऑल रिएक्शन को देखोगे तो उसके अंदर बी आपके पास नहीं मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन के पास क्या हो जाएगी, ए प्लस का सी गिव्स डी, तो ये आपके पास हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होगा, और मैकेनिज्म के अंदर अगर आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले किसी इक्विलिब्रियम के अंदर रहा हो और वो इक्विलिब्रियम आपको
फास्ट गिवन हो तो उस केस के अंदर आप लोग क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हो। यानी कि इस स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिखिए और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग इंटरमीडिएट कंस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। या तो वो आपको कुछ इस तरीके से देगा, या तो आपको फास्ट मेंशन करके देगा, या फिर अगर उसने फास्ट मेंशन नहीं किया और उसने फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए आपको अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट नहीं दिए, तब भी आप लोग प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हो। लेकिन उसने आपको रिएक्शन के अंदर फास्ट मेंशन नहीं किया और साथ ही उसने क्या कर दिया, K1 यानी कि फॉरवर्ड के लिए अलग से रेट कांस्टेंट दे दिया और बैकवर्ड के लिए अलग से रेट कांस्टेंट दे दिया और फास्ट मेंशन कहीं भी नहीं किया। उस केस के अंदर आप लोगों को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ेगा। इस रिएक्शन को ब्रेक करना है, उसके बाद आप लोगों को रेट को चेंज लिखना है टाइम के साथ, और फिर आप लोगों को थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी है और वहां से आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है स्टेडी स्टेट के अंदर या फिर प्री अप्रोक्सीमेशन के अंदर, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स जाकर देख सकते हो। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई है इस लेक्चर सीरीज के अंदर, वो सफिशिएंट होंगी आपके CSIR नेट के लिए भी और गेट एग्जाम के लिए भी, और साथ ही साथ वो आपके IIT JAM के लिए तो सफिशिएंट है ही। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। जैसे कि आपके पास कंसेक्यूटिव रिएक्शन थी, सेम उसी तरीके से आपके पास चेन रिएक्शन भी हो सकती है, पैरेलल रिएक्शन भी हो सकती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। तो इन सभी रिएक्शंस को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपकी चेन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन होती है, कैसे आप लोग चेन रिएक्शन के केस के अंदर अपने कंसंट्रेशंस को निकाल सकते हो इंटरमीडिएट की। और इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हो, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हो, तो उस केस के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। और जनरली जब भी आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट आपका इंटरमीडिएट से ही बनता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट इंटरमीडिएट से बनेगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट तो आएगा ही आएगा, और आपको उस इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास निकल कर आ जाए, बस कहीं भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट ना हो। तो अगर आपके पास चेन रिएक्शन है तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे निकालते हो, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर चेन रिएक्शन होती क्या है, किस तरीके की आपको रिएक्शंस एग्जाम के अंदर गिवन होगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, चेन रिएक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा गेट 2000 का, जहां जो आपके पास 2000 के अंदर गेट के अंदर पूछा गया था, 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। और उस क्वेश्चन को आपने अगर कर लिया तो आप लोग चेन रिएक्शन के बाकी सारे क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं चेन रिएक्शन के, मुझे सबसे कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन लगा वो था गेट 2000 का, जो कि उस टाइम पे आपके पास रिटन एग्जाम होते थे, यानी कि सब्जेक्टिव आपके पास पेपर आता था। तो वो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने वो समझ लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन, चाहे वो आपके IIT JAM के हों, चाहे आपके पास CSIR नेट के हों, या फिर आपके पास रिसेंट गेट के क्वेश्चन हो, वो सब आप इजिली कर पाओगे। तो मैं आज की क्लास के अंदर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूं, लेकिन उस एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे कंसेप्ट्स लगेंगे आपको उसको समझना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आप लोग अपने बाकी सारे प्रीवियस क्वेश्चन को कर देखिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर चेन रिएक्शन होता क्या है। तो जनरली चेन रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। आपके पास चेन रिएक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि इनिशिएशन आपके पास होता है, प्रोपेगेशन होता है, इनिबिशन होता है और टर्मिनेशन होता है। तो जनरली चेन रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आपके पास 4 स्टेप हैं तो इंटरमीडिएट किसी भी स्टेप के अंदर हो सकता है, यानी कि आपके इंटरमीडिएट एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले। यानी कि आपको इस केस के अंदर भी अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही चलना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन मेथड तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन मेथड कब यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, उसकी बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आपके पास जो स्टेप होते हैं, ये स्टेप आपके पास क्या होते हैं। तो आपको पता ही है कि जो आपके पास इनिशियल स्टेप होता है, इन दिस स्टेप हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट एटम फ्री रेडिकल यानी कि चेन कैरियर आप उन्हें बोल सकते हो आर प्रोड्यूस। जो आपके पास पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होने वाली है। यानी कि आपके हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिनको आप फ्री रेडिकल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जब भी आप लोग लाइट डालते हो कि सब्सटेंस के अंदर तो वहाँ पर आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो और वो फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो बाकी सब स्पीसीज से रिएक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज वो क्या करते हैं, बाकी सब स्पीसीज से रिएक्ट करते हैं। तो इनिशिएशन स्टेप के अंदर आपके पास सबसे पहले हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट एटम या फिर आप फ्री रेडिकल्स बोल सकते हो, एटम फ्री रेडिकल्स, जिनको आप लोग चेन कैरियर बोलते
बोलते हैं, क्योंकि आगे जाकर चेन को यही कैरी करते हैं, आपके जो रेडिकल्स हैं वही आगे जाकर आपके पास किसी और चीज़ से रिएक्ट करेंगे और आपकी चेन जो है वो आगे जाकर आपकी मूव ऑन होगी। तो सबसे पहले आपके ये प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है जैसे कि H2 + Br2 गिव्स 2HBr। ये क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन जो आपके पास ये है, ये एग्जाम के अंदर आती है। कुछ गिनी चुनी रिएक्शन ही आप लोग देखते हो एग्जाम के अंदर चेन रिएक्शन से, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होने चाहिए, लेकिन कुछ गिनी चुनी रिएक्शन ही आपसे पूछता है। उनके मैकेनिज्म तो आपको याद हो ही जाते हैं, बाकी मैकेनिज्म आपको पेपर के अंदर भी गिवन होंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं है कि आप लोग इसको मैकेनिज्म को कैसे याद करोगे। मैकेनिज्म आपको गिवन होंगे, रेट कॉन्स्टेंट आपको गिवन होंगे, आपको बस उनकी कंसंट्रेशन को निकालना है या फिर आप लोगों को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बताना है। उन दोनों ही केसेस के लिए आप लोगों को इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है H2 + Br2 गिव्स 2HBr, अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखूंगा तो आप लोग यहां पर देखोगे कि ये आपके पास एक चेन रिएक्शन है, और चेन रिएक्शन का जो आपका पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो Br2 मॉलिक्यूल है इसके ऊपर आप लोग HMu लाइट फेंकोगे और ये आपके पास रेडिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2Br रेडिकल क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। Br2 का जो आपके पास मॉलिक्यूल है इनके बीच में एक होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक आपके पास जो यहाँ पर दो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इन चीज़ों को आप क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल बोलते हो। तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके चेन को प्रोसीड करेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप होता है। इनिशिएशन इज फॉलोड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द साइमल्टेनियसली जनरेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टिव स्पीशीज। सच स्टेप्स आर कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप। अब प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर क्या होता है ना कि या तो आपका जो रेडिकल आपने जो जनरेट किया है ये रेडिकल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास किसी और स्पीशीज रिएक्ट करके डायरेक्ट क्या बन जाएगा, पास प्रोडक्ट बन जाएगा, या फिर वो प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ आपके पास उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज को भी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने उसी रिएक्शन को लिया है H2 + Br2 गिव्स 2HBr, और आपके पास पहले स्टेप में रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल आपके पास जो आपके पास दूसरी स्पीशीज थी, यानी कि आपके पास जो H2 था, इससे रिएक्ट करके डायरेक्टली प्रोडक्ट को बना सकता है, और साथ साथ वो आपके पास एक और मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज दे सकता है। अब ये H रेडिकल Br रेडिकल से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि क्या किया उसने, आपको लेस रिएक्टिव स्पीशीज से क्या मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, और आपको साथ साथ क्या मिल गया, मोर रिएक्टिव स्पीशीज मिल गया। यानी कि अब ये आपके पास जो रिएक्टिव स्पीशीज है ये आगे जाकर आपकी रिएक्शन को आगे जाकर प्रोसीड करेगा। अब इस केस के अंदर आपको क्या मिला है, आपने क्या किया, आपने लेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट से आपने क्या बनाया, हाई इंटरमीडिएट बना दिया। अब ये इंटरमीडिएट आपके पास यहाँ पर क्या बना है, सिर्फ और सिर्फ एक H का रेडिकल बना है, यानी कि एक Br रेडिकल से आपके पास क्या बना है, एक H रेडिकल बना है। तो अगर आपके पास ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज जो होती है, अगर आपके पास ये एक ही बनकर आती है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो, स्टेशनरी चेन रिएक्शन बोलते हो, जो कि आपके पास कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ये मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज आपके पास एक से ज़्यादा बन गई, तो इस केसेस के अंदर क्या होता है, आपके पास एक्सप्लोजन भी हो सकता है, चेन रिएक्शन बहुत तेज आपके पास हो जाएगी, और वहाँ पर उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर रिलीज हो सकती है, जिनको आप लोग जनरली क्या बोलते हो कि यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोजन हो गया। तो उस टाइप की रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, नॉन स्टेशनरी चेन रिएक्शन, जिनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टिव स्पीशीज बनी है, तो उनको आप क्या बोलते हो, स्टेशनरी चेन रिएक्शन बोलते हो। इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेडिकल वहाँ पर बन गए, एक से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपके पास बन गए, तो उस केस के अंदर चेन एक्सप्लोजन के चांसेस हो जाते हैं। आप लोग उन टाइप की रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिनको आप लोग पढ़ते हो, कौन सी पढ़ते हो आप लोग, स्टेशनरी चेन रिएक्शंस को ही आप लोग पढ़ते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्रोपेगेशन के बाद क्या होता है। प्रोपेगेशन के बाद आपके पास होता है इनिबिशन। इन दिस स्टेप मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज बिकम इनएक्टिव। जैसे कि आपका जो H रेडिकल भी बना है, ये आपके पास Br2 से रिएक्ट करके आपके पास क्या बना देगा, वापस से आपको प्रोडक्ट दे देगा, और साथ ही साथ आपको वापस से इसने क्या दे दिया, Br रेडिकल दे दिया, जो कि आपके पास क्या है, लेस रिएक्टिव है। यानी कि आपने क्या किया है, जो आपकी मोस्ट रिएक्टिव है इसको आपने क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। मोस्ट रिएक्टिव को जो आपने क्या कर दिया, इनरिएक्टिव कर दिया, और आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, और साथ ही आपको क्या मिल गया, लेस रिएक्टिव स्पीशीज मिल गई। अब यहाँ पर भी आपके पास ये रेडिकल है। अगर ये रेडिकल आपके पास एक बन रहा है तो आप लोग बोलोगे स्टेशनरी चेन रिएक्शन है। अगर ये एक से ज़्यादा फिर से
बन जाएंगे तो फिर से चेन एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। उनको आप क्या बोलते हो, नॉन स्टेशनरी चेन रिएक्शन आप लोगों ने बोलते हो। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी वाली है, और जनरली हम लोग सिर्फ स्टेशनरी की काइनेटिक्स को ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही रिएक्शन आपके पास क्या होती है, कंट्रोल के अंदर होती है। जो आपके पास नॉन स्टेशनरी चेन रिएक्शन है उनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एकदम से क्या हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास होता है टर्मिनेशन। इन दिस स्टेप इंटरमीडिएट आर डिस्ट्रॉयड बाय कंबाइनिंग इटसेल्फ विद अदर स्पीसीज। जो आपके पास लेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट बच गया वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कम्बिनेशन में रिजल्ट बाय कोलिजन एट द वॉल ऑफ कंटेनर और बाय द डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज। जैसे कि आपके पास ये Br रेडिकल है, ये अपने दूसरे स्पीसीज से मिलकर क्या बना लेगा, Br2 बना लेगा। तो इस तरीके से आपका जो लेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो भी खत्म हो गया और आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। इस तरीके की रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, स्टेशनरी चेन रिएक्शन। यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट हर एक स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही जनरेट हुआ, उससे ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ, और साथ ही आपकी रिएक्शन क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म भी हो गई है। अब आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को जो आपके पास इंटरमीडिएट है, चाहे वो आपके पास Br रेडिकल हो या फिर आपके पास H रेडिकल हो, आखिर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। मुझे ये चीज़ क्यों निकालनी है, क्योंकि जब आप इस केमिकल रिएक्शन को, इस रिएक्शन को देखोगे तो ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, और आप लोगों को क्या लिखना है, रेट लो लिखना है। रेट लो का मतलब क्या है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप लोग इसके लिए लिखोगे डी ऑफ HBr/dt, तो जाहिर सी बात है उस केस के अंदर मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, K1 इंटू में H रेडिकल का कंसंट्रेशन ऑफ और Br2 का कंसंट्रेशन। तो ये तो हमारे लिए ठीक है, तो हमें पता ही है कि आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, लेकिन ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, इंटरमीडिएट निकल कर आ गया। तो आपको इसीलिए इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि आखिर आपके पास काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है। देखिए आपकी जो रिएक्शन है वो 4 स्टेप के अंदर फॉलो हो रही है। आपके पास क्या है, इनिशिएशन है, प्रोपेगेशन है, इनिबिशन है और टर्मिनेशन है। अब आप लोग निकालना चाहते हो कि आपकी काइनेटिक चेन लेंथ है, यानी कि किस लेंथ, यानी कि आपकी जो चेन रिएक्शन हो रही है उसकी लेंथ क्या है। तो आपके पास जो चौथा स्टेप है कि आपके पास टर्मिनेशन है, इसके अंदर तो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इस स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो लेस रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, इनिशिएशन के अंदर आपके पास पहला रेडिकल बनने लगता है। यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास रेडिकल जनरेट होगा, रेडिकल क्या होगा, जनरेट होगा। तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पर भी नहीं है और प्रोडक्ट आपका यहाँ पर भी नहीं है। यानी कि आपकी जो चेन कितनी लंबी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे आपके प्रोपेगेशन और इनिबिशन वाले स्टेप। और जनरली इनिबिशन को आप लोग प्रोपेगेशन के अंदर ही पढ़ते हो। इनिबिशन भी एक तरीके क्या है, प्रोपेगेशन है। वहाँ पर भी क्या बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक तरीके से आप लोग प्रोपेगेशन और इनिबिशन को एक ही बोल सकते हो। यानी कि चेन लेंथ को कंट्रोल करता है प्रोपेगेशन स्टेप, चेन लेंथ को कंट्रोल कौन करता है, प्रोपेगेशन स्टेप। ना तो इनिशिएशन करता है और ना ही आपका टर्मिनेशन करता है, क्योंकि इनिशिएशन के अंदर आपके पास रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, टर्मिनेशन के अंदर आपके पास रेडिकल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जो आपकी चेन की लेंथ कितनी होगी, कितनी आपके पास लंबी ये चेन रिएक्शन होने वाली है, वो डिसाइड करेगा आपका प्रोपेगेशन स्टेप। वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार मैं इनको यहाँ पर पढ़ देता हूँ। काइनेटिक चेन लेंथ को आप लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हो, और ये आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ चेन प्रोपेगेशन स्टेप बिटवीन चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। ये आपके पास क्या है, बिटवीन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन, यानी कि इनिशिएशन को और टर्मिनेशन को आप लोग को कैलकुलेट नहीं करना, आपको उसको कंसीडर नहीं करना। उनके जो बीच में है, कौन कौन से उनके बीच में है, प्रोपेगेशन है और इनिबिशन है। और इनिबिशन भी आपके पास एक टाइप होता है किसका, प्रोपेगेशन का। तो नंबर ऑफ चेन प्रोपेगेशन बिटवीन चेन इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन लेंथ और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड पर चेन कैरियर प्रोड्यूस इन द इनिशिएशन स्टेप। आपके पास इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो आपके पास रेडिकल निकल कर आए, उस एक रेडिकल से आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपको कौन बताएगा, चेन रिएक्शन, यानी कि आपको कौन बताएगा, गामा आपको इसके बारे में बताएगा। तो गामा आपका एक तरीके से क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि आपके पास जो प्रोपेगेशन का स्टेप है उसका रेट क्या है, अपॉन में आपके पास इनिशिएशन का स्टेप क्या है, यानी कि किस रेट से आपके पास रेडिकल जनरेट हो रहे हैं और किस रेट से आपके रेडिकल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप लोग इसको बोल सकते हैं कि आपके पास जो गामा है वो dp अपॉन में dt, आपके पास कौन सा रेट है, प्रोपेगेशन का रेट है, यानी कि किस रेट से आपका प्रोपेगेशन स्टेप आपके पास
बढ़ रहा है, उस अपोन में क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशिएशन, यानी कि किस रेट से आपके रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को वो प्रोपेगेशन स्टेप का रेट ऑफ चेंज दे देगा, आपको इनिशिएशन का भी दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसका गामा क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले से, ज़्यादा कुछ भी यहाँ से नहीं आता। तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आखिर काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है और कौन कौन से स्टेप रिस्पॉन्सिबल होते हैं काइनेटिक चेन लेंथ के लिए, और गामा को आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। गामा को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ आपका जो प्रोपेगेशन स्टेप है उसका रेट अपॉन में आपका जो इनिशिएशन स्टेप है जहां पर आपका रेडिकल जनरेट हो रहा है उस, यानी कि रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप को आप लोगों से डिवाइड करना पड़ेगा। किस रेट से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है डिवाइडेड बाय किस रेट से आपका रेडिकल जनरेट हुआ, उसको आप लोग क्या बोलते हो, गामा बोलते हो। आपको उसको क्या बोलते हो, काइनेटिक चेन लेंथ बोलते हो। तो इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ लेकिन यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आपके पास स्टेशनरी या नॉन स्टेशनरी रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर उसको लिखा हुआ है, इफ इन द प्रोपेगेटिंग स्टेप ओनली वन रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट देन इट इज कॉल्ड स्टेशनरी रिएक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्रोपेगेशन के दौरान आपके पास सिर्फ एक ही रिएक्टिव स्पीशीज बन रही है तो उस टाइप की रिएक्शंस को आप लोग क्या बोलते हो, स्टेशनरी चेन रिएक्शन बोलते हो, जिनको आप लोग जनरली पढ़ते भी हो। बट इफ more than one reactive species generate then it is called non stationary reaction which may lead towards chain explosion, जिनकी वजह से क्या होता है, चेन एक्सप्लोजन हो जाता है क्योंकि आप लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाती है, रिएक्शन आपके पास एक्सप्लोड हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से रिलीज हो जाती है। इसके लिए आपके पास रिएक्शन किस टाइप की होगी, इनिशिएशन के अंदर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो वही होगी, कोई भी आपके पास स्पीशीज होगी वो क्या बना देगा, आपके पास कोई भी रेडिकल आपको जनरेट कर देगा। ये आपके पास क्या है, रेडिकल है, आर से क्या बन गया, R1 का रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, दूसरी स्पीशीज से रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपके पास कोई दूसरा रेडिकल बना देगा, प्लस में क्या दे देगा, आपको प्रोडक्ट दे देगा। यही आप लोग वहां पर भी पढ़ रहे थे, आपका जो Br2 था वो Br रेडिकल में टूटा, उसके बाद ये Br रेडिकल H2 से रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने, HBr एक प्रोडक्ट बना दिया और साथ में क्या बना दिया उसने, H रेडिकल बना दिया। यानी कि ये आप किसको क्या बोल सकते हो, आप लोग Br2 बोल सकते हो। यहाँ से क्या बन गया, आपके पास 2Br रेडिकल बन गया। उसके बाद जो आपके पास ये Br रेडिकल था ये आपके पास H2 से रिएक्ट करके बना, क्या बना, ये आपके पास HBr हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, H रेडिकल हो गया। तो उसको मैंने एक जनरल फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्फा आपके पास क्या है, यहाँ पर आपका जो नया रेडिकल बना है उसका कोफिशिएंट है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर ये अल्फा आपके पास 1 है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट बना, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, स्टेशनरी बोलोगे। लेकिन अगर आपका ये अल्फा ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट यहाँ पर बन गए, तो उस टाइप के रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, नॉन स्टेशनरी रिएक्शन बोलते हो। और यही कोज होता है आपका एक्सप्लोजन का। एक्सप्लोजन का कोज क्या है कि आपके पास चेन रिएक्शन जो है वो नॉन स्टेशनरी हो जाती है, आपके पास बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है चेन रिएक्शन के अंदर। चेन रिएक्शन के अंदर आप लोगों के पास 4 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन आपके पास होता है, प्रोपेगेशन आपके पास होता है, इनिबिशन आपके पास होता है और लास्ट में आपके पास टर्मिनेशन होता है। मैं बात करूं काइनेटिक चेन लेंथ की, तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन का उसके अंदर कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनिशिएशन के अंदर और टर्मिनेशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो काइनेटिक चेन लेंथ आपके पास होती है कि किस रेट से आपका प्रोडक्ट बना है डिवाइडेड बाय किस रेट से आपके रेडिकल जनरेट हुए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपका प्रोपेगेशन का स्टेप का रेट क्या, आपका जो प्रोपेगेशन स्टेप है उसका रेट क्या है, डिवाइडेड बाय आपका जो इनिशिएशन स्टेप है उसका रेट क्या है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप लोगों को निकालनी है कि आपकी कंसंट्रेशन क्या होती है इंटरमीडिएट की। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, गेट 2000 के अंदर एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। उस टाइम पे आपका जो गेट का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता था, यानी कि रिटन एग्जाम होता था, तो वहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मुझे मिला चेन रिएक्शन का, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखने वाले जो आपके पास चाहे प्रीवियस CSIR नेट के अंदर आए हो, गेट के अंदर आए हो या फिर आपके पास जैम के अंदर आए हो, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो उन क्वेश्चंस को आप लोग बड़े इजीली कर पाओगे। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था जो मुझे मिला और मैं आपको इस क्वेश्चन को अभी कराने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि कौन कौन से कंसेप्ट यहां पर लगेंगे, कैसे कैसे आप इन टाइप के रिएक्शंस को कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन बाय द रिएक्शन CO + Cl2 गिव्स COCl2। ये आपके पास एक रिएक्शन थी, एक आपने पढ़ ली HBr वाली, एक आपके पास ये हो गई CaCl2 वाली। और इस टाइप की रिएक्शन से आपके पास सिर्फ 1-2 गिनी चुनी रिएक्शन ही है जो आपके पास चेन रिएक्शन से आती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपको रिएक्शंस को पढ़ना है, कैसे आप लोग इनको कर सकते हैं वो भी आप लोगों को पढ़ना है। राइट, अपीयर्स टू फॉलो द मैकेनिज्म दिया हुआ था, जो आपका Cl2 था वो आपके पास रेडिकल में जनरेट हो गया। Cl रेडिकल ने CO से रिएक्ट करके क्या बना
बना दिया, COCl बना दिया, K2 यहाँ पर क्या है, इसका रेट कांस्टेंट है। अब COCl भी क्या है आपके पास, इंटरमीडिएट ही है, तो COCl ने क्या किया, Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना दिया आपके पास, COCl2 बना दिया। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग केमिकल रिएक्शन में देखिए ऊपर आपके पास ये क्या है, आपके पास प्रोडक्ट है, ये दोनों आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ COCl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं लिखना चाहूं सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन को देखकर, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, कोई ओवरऑल रेट कांस्टेंट आना चाहिए और साथ में कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 आना चाहिए। इनके अलावा मुझे कोई भी पार्ट नहीं चाहिए अपने रेट के अंदर। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि किस रेट से आपका COCl2 जनरेट हो रहा है। तो ये आपको मैकेनिज्म गिवन था, COCl यहाँ पर एक पास इंटरमीडिएट आपके पास जनरेट हो गया, इसने क्या किया, वापस से Cl2 से रिएक्ट करके क्या बना दिया, COCl2 प्लस का आपने किसने क्या दे दिया आपको, एक और नया हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट दे दिया। उसके बाद आपके पास जो COCl था ये CO और Cl के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर आपके पास जो ये Cl रेडिकल था ये दो मिलकर क्या बन गए, Cl2 बन गए। तो आपको यहाँ पर समझना नहीं है कि कौन सा इनिबिएशन है, कौन सा प्रोपेगेशन है, कौन सा टर्मिनेशन है, कौन सा इनिशिएशन है, आप लोगों को बस मैकेनिज्म को देखना है कि आपका मैकेनिज्म क्या है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर आपके पास कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 आपके पास स्टेप हैं। CSIR नेट एग्जाम की बात करूं तो 5 स्टेप का आपको नहीं देगा, वो 3 स्टेप का 4 स्टेप का देगा। अगर वो आपको 5 स्टेप का देगा तो उसकी कैलकुलेशन अपने आप इस तरीके से बनाकर देगा कि वो कैलकुलेशन उसकी क्या होने वाली है, ईजी होने वाली है। तो आपके पास 5 स्टेप हैं, गेट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप लोग इन्हें सॉल्व करते हो। Assuming that intermediate COCl and Cl are in steady state, यानी कि आप लोग अपने अप्रोक्सीमेशन मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। Find the rate law for the formation of COCl2, यानी कि आपको क्या निकालना है, d/dt of COCl2 पर ध्यान रहे इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो CO आना चाहिए और Cl2 आना चाहिए, यानी कि जो भी आपके पास इंटरमीडिएट है इनकी कंसंट्रेशन आपके पास नहीं आनी चाहिए। अब आपका टारगेट है कि आप लोगों को ये चीज़ निकालनी है। कैसे निकालोगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोग अपनी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ चेंज लिख लो। जैसे कि आप लोग अगर इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, d ऑफ Cl2/dt प्लस का माइनस का आएगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास जो है वो रिएक्टेंट है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, इक्वल टू क्या, प्लस का 1/2 d ऑफ Cl रेडिकल डिवाइडेड बाय dt। ये क्या है आपके पास, Cl नेगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू में Cl2। आपको इस तरीके से हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना है। सेकंड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का d ऑफ Cl नेगेटिव बाय dt इक्वल टू d ऑफ CO बाय dt नेगेटिव का ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, d ऑफ COCl2 dt, ये आपके पास क्या है, COCl2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, K2 इंटू में Cl रेडिकल इंटू में Cu। तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक स्टेप के लिए क्या लिखना है, रेट ऑफ चेंज को लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि आपको रेट लो कैलकुलेट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ COCl2, यानी कि आप लोगों को d/dt निकालना है COCl2 का। अब इस चीज़ को आप लोग कैसे निकालोगे, उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास d/dt ऑफ COCl2 किस किस स्टेप के अंदर आया हुआ है। तो मैंने सारे के सारे स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप नीचे से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया हुआ है। मैंने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जनरली आप लोग यहाँ पर रिएक्टेंट को लिखते हो, बाद में प्रोडक्ट को लिखते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। पहले मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट को लिखा हुआ है, बाद में मैंने रिएक्टेंट को लिखा हुआ है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक करेक्शन आप लोग इसके अंदर कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, माइनस का d/dt ऑफ COCl आएगा, यहाँ पर आपके पास 2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप लोग रिएक्शन को देखोगे तो आपके पास रिएक्टेंट में COCl है और आपके पास Cl2 है, लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से शायद COCl2 को यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से आप लोगों के पास मैकेनिज्म आएगा और इस तरीके से आप लोग रेट ऑफ चेंज को लिख सकते हो फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। आपको हर एक स्टेप के लिए अलग अलग इसको लिखना है, उसी के बाद आप लोग ढूंढ पाओगे कि कहाँ पर आपके पास d/dt ऑफ COCl2 है। तो ढूंढिए आपके पास कहाँ पर d/dt ऑफ COCl2 है। तो एक तो आपके पास ये रहा, इसके बाद आप लोगों के पास कहीं भी d/dt ऑफ COCl2 नहीं है, राइट। तो यहाँ से आप लोग क्या बोल सकते हो कि आपका जो d/dt ऑफ COCl2 है, ये आपका बराबर किसके है, K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ COCl इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि आप लोगों को जो रेट ऑफ चेंज ऑफ COCl2 है ये आपके पास कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस रेट लो को ध्यान से देखोगे तो ये तो आपके पास क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, हमारे लिए ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास एक कंसंट्रेशन ऑफ COCl है, ये इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है और आपको इसको इस फॉर्मूले से
एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करने का तरीका भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि उसने कहा है कि आप लोग यहाँ पर स्टेडी स्टेट लगा सकते हो COCl के लिए भी और Cl के लिए भी। तो Cl के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी, Cl रेडिकल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन COCl के लिए हमें जरूरत पड़ गई है। तो मैंने क्या किया, अप्लाई SSA ऑन COCl, यानी कि जहां जहां पर भी आपके पास d/dt ऑफ COCl है आपको उसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। आप लोगों ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप लोगों ने रेट चेंज लिखा हुआ है, यहाँ पर ढूंढिए कि कहाँ कहाँ आपके पास d/dt ऑफ COCl है। तो एक तो आपके पास ये रहा, उसके बाद एक यहाँ पर भी आपके पास 2 नहीं आएगा, तो एक आपके पास ये रहा, उसके बाद एक आपके पास ये रहा। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 जगह d/dt ऑफ COCl है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, K2 इंटू में Cl रेडिकल इंटू में CO, यहाँ से निकल जाएगा माइनस का K3 COCl Cl2, यहाँ से निकल जाएगा माइनस का K4 इंटू में COCl। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने क्या कर दिया, उन तीनों को मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया और मैंने क्या कर दिया, उसको 0 के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मेथड आपसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरमीडिएट आपकी पूरी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। COC आपके पास COCl वाली टर्म है, इसको आप लोग एक साइड रखिए, दूसरे को दूसरी साइड ले जाइए। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ COCl को कॉमन लीजिए और वहाँ से आप लोग इसको निकाल सकते हो कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ COCl क्या आई। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ COCl को निकाला, एक दिक्कत आपके पास फिर से आ गई कि इसके एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास क्या क्या थे, कंसंट्रेशन ऑफ CO था, रिएक्टेंट था, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 है, रिएक्टेंट था, ठीक है, K4 है, K3 है, K2 है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl भी आ गया, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl रेडिकल आपके पास यहाँ पर आ गया, और यानी कि आपके पास एक और इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन आ गई। तो आप लोगों को इसको भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को वापस से ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर आपके पास d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl रेडिकल है। तो जैसे आप लोगों ने COCl के लिए किया, सेम वही चीज़ आप लोग इसके लिए करोगे, Cl के लिए करोगे, d/dt ऑफ Cl को इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो मैंने उसको यहाँ पर 0 पुट किया हुआ है, और जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन को लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ पर भी आपके पास d/dt ऑफ Cl है उसको आप लोगों को 0 पुट करना है। तो d/dt ऑफ Cl तो आपके पास ये रहा, d/dt ऑफ Cl तो आपके पास ये रहा, d/dt ऑफ Cl तो आपके पास ये रहा, और ये आपके पास यहाँ पर भी और आपके पास यहाँ पर भी, यानी कि 5 जगह है। हर एक स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, Cl है। और आपके पास इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 स्टेप के अंदर क्या है, आपके पास d/dt ऑफ CO है। ये आपके पास क्या है, 3 स्टेप के अंदर आपके पास d/dt ऑफ COL है। क्या आपके पास d/dt ऑफ CO, एक स्टेप का आपके पास ये रहा, एक आपके पास यहाँ पर भी 2 नहीं था, तो एक आपके पास ये रहा, और तीसरा आपके पास ये रहा। यानी कि अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो 5 स्टेप के अंदर आप लोगों को d/dt ऑफ Cl रेडिकल मिलेगा, और 3 स्टेप के अंदर आप लोगों को d/dt ऑफ COCl मिलेगा। और अगर आप लोग इस चीज़ों को और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग d/dt और d/dt के आप जो साइन यहाँ पर देख रहे हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर अगर आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि जो चीज़ आप लोगों ने d/dt ऑफ COCl के लिए लिखी थी नेगेटिव के अंदर, वो सेम चीज़ आपकी d/dt ऑफ Cl के लिए पॉजिटिव के अंदर आ गई। इन चीज़ों को आप लोग ऑब्जर्व करना सीखिए। ये क्वेश्चन इस चीज़ को ऑब्जर्व किए बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लोग d/dt ऑफ Cl को लिख भी देते हो, d/dt ऑफ Cl को इस तरीके से लिख भी देते हो, और उसके बाद आप लोग Cl को कॉमन लेके चलोगे तो वहाँ पर भी आपके पास COCl आएगा, इसकी वैल्यू को दोबारा पुट करोगे तो फिर से Cl आ जाएगा। तो आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को यहाँ पर कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cl रेडिकल को आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर Cl की कंसंट्रेशन को निकालना चाहा तो वहाँ पर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ COCl आएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ COCl की टर्म के अंदर पहले से ही आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl रेडिकल है। इसका मतलब आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे। तो चेन रिएक्शन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग ऑब्जर्व करना सीखिए कि कहाँ कहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट आ रहे हैं। क्या आपके पास इंटरमीडिएट यहाँ पर 5 जगह आ रहे हैं, और आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट कहाँ पर आ रहे हैं, 3 जगह आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट आ रहे हैं। और अगर आप लोग इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जिसके साथ आप लोगों के पास नेगेटिव टर्म, अगर आपके पास d/dt ऑफ Cl नेगेटिव, अगर आपके पास नेगेटिव टर्म है तो d/dt ऑफ COCl के साथ आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव टर्म है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग सम करोगे, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, तो आप लोगों के पास कुछ टर्म्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी,
कट जाएंगी। तो जैसे ही आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पर सम अप करोगे, जैसे ही आप लोग इन दोनों इक्वेशन को, मैं इसको सम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ऐसे को अप्लाई किया कंसंट्रेशन ऑफ COCl के ऊपर तो वो आपके पास जीरो के बराबर था, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ d/dt ऑफ COCl आपके पास जीरो है और साथ ही आपके पास d/dt ऑफ Cl भी जीरो है। तो अगर मैं इन दोनों को सम भी कर दूंगा तो वो भी आपके पास जीरो के बराबर ही आएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने पास आपको इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया और मैंने दोनों ही इक्वेशन में क्या कर दिया, सम अप कर दिया। और जैसे ही मैं इसको सम करूंगा, जैसे ही मैं चीज़ को सम करूंगा तो आपके पास कुछ टर्म्स यहाँ पर कट कर आ जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर इनको सम करूंगा तो आपके पास कुछ टर्म्स यहाँ पर पहले से ही कट जाएंगी और इनकी कटने की वजह से क्या होगा कि आप लोग इजीली कंसंट्रेशन ऑफ Cl को कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ही टर्म बच गई, यानी कि आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ Cl आपके पास डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 जो कि एक रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन टर्म में आप लोग उसे निकाल सकते हो। तो अगर एक बार आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl निकल कर आ गई तो इस कंसंट्रेशन ऑफ Cl को कहां पुट करोगे आप लोग, जो आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ COCl निकाली थी, यानी कि जो आप लोगों ने पहले बार जब आपने SSA को अप्लाई किया था उसके बाद जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ COCl आई थी, इसमें आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl था, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ Cl की वैल्यू को पुट कीजिए तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ COCl आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली। आपके पास CO होगा, Cl2 होगा और यहां से भी आपके पास क्या आएगा, Cl2 आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या आएंगे, रिएक्टेंट आएंगे। अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ COCl को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जब आप लोग d/dt ऑफ COCl2 को लिखते थे, यहाँ पर जब आप लोगों ने लिखा था इस चीज़ को, इस स्टेप के थ्रू आप लोगों ने जब लिखा था तो आपके पास आया था K3 इंटू में COCl इंटू में Cl2। तो इसकी जगह आप लोग उस कंसंट्रेशन का वैल्यू को पुट कीजिए, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन के अंदर मैकेनिज्म गिवन था, आपके पास यहाँ पर 5 स्टेप का आपको जो है वो मैकेनिज्म गिवन था, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 स्टेप का मैकेनिज्म था, 2 यहाँ पर इंटरमीडिएट थे। उसने आपसे पूछी थी कि आपके पास रेट लो क्या है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ COCl2। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन का यूज़ करके क्या लिखा, रेट लो को आपने लिखना, और रेट लो को जैसे ही आप लोगों ने लिखा तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट भी आ रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी आ रहा है। तो अगर रिएक्टेंट है तो ये तो आपके पास ठीक है, लेकिन आपको इस इंटरमीडिएट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या किया, आप लोगों ने SSA को अप्लाई किया ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ COCl जो कि आपके पास एक इंटरमीडिएट था। आपने क्या किया, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने इसको SSA को अप्लाई करने के बाद आपने इसकी कंसंट्रेशन को निकाला तो आपके पास इसके अंदर एक और कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ गई, यानी कि आपको इसकी भी वैल्यू चाहिए। लेकिन जब आपने इसके ऊपर SSA को अप्लाई किया और यहाँ से आप लोगों ने वैल्यू को निकालना चाहा तो आपके पास वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। वो नहीं क्यों आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ Cl आपके पास किसके अंदर निकल कर आ जाएगी, ये आपके पास निकल कर आएगी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ COCl। तो आपके पास Cl की कंसंट्रेशन आ गई COCl के टर्म के अंदर और COCl की आ गई Cl के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं निकाल सकोगे। तो आप लोगों को करना पड़ेगा बेसिक ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको बताया कैसे आप लोग कर सकते हो। 3 जगह आपके पास क्या था, COCl ये रहा, 2 यहाँ पर नहीं आएगा तो COCl ये रहा और COCl आपके पास ये रहा। उसी तरीके से आपके पास 5 जगह आएगा d/dt ऑफ Cl, एक आपके पास ये रहा, एक आपके पास ये रहा, एक आपके पास ये रहा, ये रहा और ये रहा। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अगर ये पॉजिटिव के साथ है तो ये नेगेटिव के साथ आएगा, ये पॉजिटिव के साथ है तो ये नेगेटिव के साथ आएगा, ये नेगेटिव के साथ है तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा। और यहाँ पर तो आपके पास टर्म जो है वो सब क्या है, सेम है, यानी कि इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, लेकिन एक के साथ पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव, एक के साथ पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप लोग इन चीज़ों को ऐड करोगे तो कुछ टर्म्स आपके पास कट जाएंगी। तो जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो आपने देखा कि आपके पास कुछ टर्म्स यहाँ पर कट गई, ये टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी और आपके पास सिर्फ यही बचेगा। और ये जो आपके पास बचा है, यहाँ से आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ Cl को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl निकल कर आ गई। ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल कर आई है, इस वैल्यू को आप लोगों ने कहाँ पुट किया, जो आप लोगों ने COCl कंसंट्रेशन को निकाला था इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू के अंदर आप लोगों ने CL की जगह क्या कर दिया, उस वैल्यू को आपने पुट कर दिया और उसके बाद
इस COCl की वैल्यू को आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया तो आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकल कर आ गया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बीच के अंदर भी बाहर जाकर आना पड़ा और मुझे वापस से दोबारा से इन चीज़ों को शूट करना पड़ा। तो इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है आप लोगों को फोटोकेमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सोच रहा था कि मैं आपको आज ये कराऊं, लेकिन बाहर जो है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है। तो आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। आगे की क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने को मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स की। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने RJ एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोगों के पास सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि जब भी मैं यहाँ पर कोई लेक्चर अपलोड करूँ तो आप लोगों के फ़ोन के अंदर भी एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उस लेक्चर को देख पाओ। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग RJ एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और साथ ही आप लोग हमें फ़ोन पे कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। अगर आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।